हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका केमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पीवी रिलेटेड ग्राफ्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हम जानेंगे कि इन दोनों प्रोसेसेस में किसका स्लोप पीवी ग्राफ में ज़्यादा होता है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस नाम में ही है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर यानी dt की वैल्यू होती है 0, यानी हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं P और V के वर्सेस में, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के वर्सेस में मैं ग्राफ बनाना चाहूं, तो मेरा ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से, करेक्ट। ऐसे ही अगर किसी और दूसरे टेम्परेचर पे मैं बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा आएगा, और ऐसे ही कुछ ऐसे भी आ सकता है टेम्परेचर पे। सपोज करो ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है और ये T3 टेम्परेचर पे है। और अब मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करना है T1, T2 और T3 के बीच में। तो ऐसे ग्राफ में सबसे अच्छा तरीका क्या है ऐसे रिलेशंस को फाइंड आउट करने का, आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो, सीधी परपेंडिकुलर लाइन वॉल्यूम से, करेक्ट। वॉल्यूम एक्सिस से सीधी परपेंडिकुलर लाइन बन गई हमारी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वाली लाइन जो है मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, करेक्ट। और मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अब रिलेशन चाहिए, क्योंकि मैं इस लाइन के जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मेरे को पता है PV = nRT होता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेरा प्रेशर जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी मेरा जो T3 है वो सबसे कम प्रेशर पे है, यानी वो जो है सबसे कम टेम्परेचर पे होगा ऑब्वियसली। और T1 जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा प्रेशर पे है, तो यानी उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यानी अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा, T1 विल बी ग्रेटर देन T2 देन T3, करेक्ट। नाउ हमने जो है P वर्सेस V के और भी ग्राफ पढ़े हैं, P और V के ग्राफ, करेक्ट। P और V के ग्राफ हमने कैसे पढ़े हैं, एक जो है ऐसे सीधी लाइन, यानी एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर, और ये आइसोथर्मल वाला, और ऐसे ही एक और एडियाबैटिक वाला। इनको नाम दे देता हूँ मैं A, B, C, D। तो प्रोसेस A की अगर मैं बात करूँ, प्रोसेस A की, तो मेरा प्रोसेस A क्या है, A पे हम देख पा रहे हैं ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से ये इस प्रोसेस का क्या नाम हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। सिमिलरली अगर मैं प्रोसेस D की बात करूं, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ग्राफ से, इट इज़ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस है ये। नाउ प्रोसेस B। प्रोसेस B जो है मेरा, ये है एक आइसोथर्मल प्रोसेस। और प्रोसेस C जो है मेरा, ये क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस।
अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि प्रोसेस बी और प्रोसेस सी को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया कि ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है। तो यही चीज़ हम आगे जाके प्रूव करेंगे कि मैंने बी को कैसे लिख दिया कि ये आइसोथर्मल है और सी कैसे एडियाबैटिक है। अगर हम बी का स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ बी जो है इज़ लेस देन स्लोप ऑफ सी। स्लोप ऑफ बी जो है स्लोप ऑफ सी से लेस है। और स्लोप एक्चुअल में क्या होता है? स्लोप जो होता है मेरे पास, स्लोप यानी परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, यानी चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। ये मेरा क्या होगा? स्लोप होगा इस ग्राफ के लिए। तो मैं dp/dv की वैल्यूज़ निकालूंगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगा कि किसका dp/dv की वैल्यू ज़्यादा होती है। करेक्ट? तो वहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि स्लोप किसका ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मेरे पास क्या है? P इज इन इनवर्स रिलेशन विथ V, यानी मैं ये कह सकता हूँ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। करेक्ट? नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट कर देता हूँ। P एज इट इज़, V का डिफरेंशियल 1 प्लस V एज इट इज़, P का डिफरेंशियल इंटू P का डिफरेंशियल dp/dt इज इक्वल टू K का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट है वो एक। तो यहाँ से dp/dv की मेरी वैल्यू क्या आ गई? तो V इंटू dp/dt, इसके नीचे मैं सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देता हूँ? आइसो लिख देता हूँ ताकि मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है, इज इक्वल टू -P। तो यहाँ से dp/dt आइसोथर्मल, ये मेरा आ गया -P/V। करेक्ट? तो ये आ गया स्लोप मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब सिमिलरली मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए करता हूँ। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैंने क्या लिखा था? PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पॉइजन रिलेशन हमने पढ़ लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा जो है यहाँ पे हमारी पॉइजन रेशियो है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन को फिर से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। प्रेशर एज इट इज़, वॉल्यूम का डिफरेंशियल हो गया गामा V की पावर गामा -1, करेक्ट, प्लस V की पावर गामा एज इट इज़, P का डिफरेंशियल हो गया dp/dv। और इसके नीचे मैं सबस्क्रिप्ट में एडियाबैटिक लिख देता हूँ, एडिया लिख देता हूँ ताकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस का मेरे को ध्यान रहे। और इज इक्वल टू 0, K का डिफरेंशियल 0। तो अब यहाँ से मैं निकालूंगा dp/dv की वैल्यू। तो V की पावर गामा dp/dv एडिया इज इक्वल टू माइनस गामा P V की पावर गामा -1। करेक्ट? तो dp/dv यहाँ से क्या आ गया मेरा? dp/dv एरिया इज इक्वल टू माइनस गामा P V की पावर गामा -1 डिवाइड बाई V की पावर गामा। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, यानी ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? dp/dv एरिया, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस गामा P, इसको मैं लिख सकता हूँ V की पावर गामा इंटू V की पावर -1, और नीचे है मेरे पास V की पावर गामा। तो V की पावर गामा से V की पावर गामा कैंसिल, तो ये आ गया माइनस गामा P और बाई V। करेक्ट?
तो ये चीज़ आ गई मेरी किसके लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्लोप। नाउ अब मैं कंपेयर करता हूँ इसको, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 1 and 2, जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग 1 and 2। तो 1 क्या था मेरा, dp/dv, ये था मेरा आइसो के लिए, डिवाइड बाई dp/dv, ये है मेरा एडियाबैटिक के लिए, इज इक्वल टू माइनस p/v उसका, और एडियाबैटिक के लिए निकाला हमने माइनस गामा p/v। करेक्ट। तो माइनस से माइनस कैंसिल, p/v से p/v कैंसिल, यानी ये आ गया 1/गामा। नाउ dp/dv मेरा क्या हो गया, dp/dv आइसो इज इक्वल टू 1/गामा dp/dv एरिया। तो यहाँ से मैं अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dp/dv निकालूं तो dp/dv एरिया ये हो गया गामा टाइम्स dp/dv आइसो। तो ये आ गया मेरे पास रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो स्लोप होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्लोप होता है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। ना थोड़ी सी गामा के बारे में बात करते हैं। गामा जो होता है हमारे पास क्या होता है, cp/cv। अगर मैं दोनों साइड -1 कर दूं तो गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cp/cv -1, यानी ये क्या हो जाएगा, cp-cv डिवाइड बाई cv, यानी ये क्या हो गया, cp-cv हो गया मेरा r/cv। तो अगर गामा लिखना चाहूँ मैं यहाँ से तो 1 वहाँ चला जाएगा, ये अभी गामा -1 चलता आ रहा है, गामा इज इक्वल टू r/cv प्लस 1। करेक्ट। तो यहाँ से मेरे को ये बात पता चल रही है कि गामा की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू जो है 1 से हमेशा ग्रेटर आती है, क्योंकि r/cv की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ऑब्वियसली, और उसमें +1 ऐड कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगी। तो इससे मेरे पास क्या रिलेशन आया कि जब ये वाली वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन 1, तो मेरे पास क्या होगा, dp/dv जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है वो हमेशा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू dp/dv जो मेरा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसीलिए मैंने जो है PV वाला जो ग्राफ था मेरा, P वर्सेस V वाले ग्राफ के अंदर मेरे पास 2 स्लोप आए थे। तो जो सबसे स्टीपर स्लोप होगा, इसको मैंने B माना था और इसको C, तो C जो है मेरा स्टीपर स्लोप है, स्टीपर स्लोप बहुत ज़्यादा स्लोप है इसका। तो बहुत ज़्यादा स्लोप ऑब्वियसली किसका होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का, एडियाबैटिक प्रोसेस का, और इसीलिए मैंने वहाँ पे B को लिखा था, ये है एक आइसोथर्मल प्रोसेस। करेक्ट। तो हमेशा आप एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो स्लोप होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ एक और छोटी सी चीज़ है, अगर log P वर्सेस log V का ग्राफ आ जाए तो एडियाबैटिक प्रोसेस में उसका कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास log P और log V का ग्राफ आ जाए और हमें बोला जाए कि ये ग्राफ बनाओ आप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर टेकिंग log बोथ द साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड log ले लिए मैंने, तो मेरा क्या बन गया, log P प्लस log V की पावर गामा इज इक्वल टू log ऑफ K यानी कांस्टेंट।
अब ये क्या हो गया, log ऑफ p प्लस गामा बाहर आ गया, गामा log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ k। log p मेरे को y एक्सिस पे चाहिए, और तो मैं log p को एक साइड रखता हूँ और बाकी सबको दूसरी साइड ले आता हूँ। यानी मेरे पास log p इज इक्वल टू माइनस गामा log v प्लस log k हो गया। ये वाली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, करेक्ट। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे पास m की वैल्यू क्या है, माइनस गामा, और मेरे पास c यानी इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, log k। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो मेरे को पता है कि मेरा स्लोप कितना है, माइनस गामा, यानी स्लोप जो है मेरा नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट है मेरा log ऑफ k, और वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो लाइन कैसे बनेगी, नीचे की तरफ जाती हुई, ये, करेक्ट। इसका स्लोप क्या हो गया, माइनस गामा, और इंटरसेप्ट यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, log ऑफ k, करेक्ट। तो आई होप गाइस आप ये समझ गए होंगे। आई होप गाइस आपको ये पीवी का ग्राफ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।